Hello everyone, I am Gul Mehak and I welcome you all to this week's Polity Premix session। तो जैसे आप हमारे Polity Premix session को देख रहे हैं तो हमारा जो फॉर्मेट है वो सेट है स्पेसिफिकली फॉर पॉलिटी। जितने भी बच्चे पॉलिटी का प्रीमिक्स रेगुलरली देखते हैं उनको मैंने बताया है कि जिस दिन से प्रीलिम्स हुआ है तब से लेकर आज तक ये थर्ड हमारा पॉलिटी का प्रीमिक्स है और अगले आने वाले 2 प्रीमिक्सेस और तक हम कॉन्स्टेंटली मतलब 5 प्रीमिक्सेस तक हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। देखिए पर्पस ये है क्योंकि अब अगला प्रीलिम्स जो है वो है 2023 में, और जब मैं सिर्फ पॉलिटी की बात करती हूँ तो पॉलिटी जो है वो एक लो हैंगिंग फ्रूट है। इसका मतलब ये है कि पॉलिटी में से जो है क्वेश्चंस डायरेक्टली जो है हिट किए जा सकते हैं और उसके लिए हमें एक ही चीज़ चाहिए, वो है मल्टीपल रिविजन्स और वो है इफेक्टिव रिविजन्स। और उसके लिए व्हाट आई वांट इज कि हर बार जो है आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को पढ़िए और फिर ये टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्टडी कितनी इफेक्टिव है, आपकी रिविजन कितनी इफेक्टिव है, और आप ये भी देखेंगे कि हर बार टाइम टेकन फॉर द रिविजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब हमारी टोटल 5 प्रीमिक्सेस खत्म होंगे तो आई गारंटी यू अगर आप ये चीज़ को पॉलिटी में फॉलो करेंगे तो तब तक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का जो चैप्टर है वो आपको पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली जो है आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में तकरीबन 13 चैप्टर्स हैं। अच्छे से जो है आप हर बार वो चैप्टर्स को याद कीजिए। इट्स नॉट अ स्मॉल पार्ट दैट आई एम आस्किंग यू टू रिवाइज, इट्स अ वेरी बिग पार्ट। इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डीपीएसपीज है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। अगर यही अच्छे से कर लिया तो जो टोटल 11 to 16 क्वेश्चन जो हम हर साल पॉलिटी में से देखते हैं तो उसमें से 7 to 8 क्वेश्चन तो यहीं से जो है आपके डायरेक्टली हिट हो जाएंगे। तो मेरी बात मानिए, यहाँ पर जो है आपको क्या करना है। चलिए, तो एम आई क्लियर विद ऑल ऑफ दिस विद यू। तो इफेक्टिवली जो है हमें अभी क्या करना है, ये सेशन को देखने से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के 13 चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करने हैं और फिर देखना है और मुझे बताना है आपका फाइनल स्कोर क्या बना। यहाँ पर भी जो है मेरा प्रॉमिस ये है कि मैं हर चीज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली जो है आपके साथ कवर करवाती रहूँगी। चलिए, अब जो है बिफोर वी मूव फॉरवर्ड तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि स्लीपी क्लासेस जो बच्चे जिनका इस बार जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है उनके लिए क्या कोर्सेज लेकर आए हैं। तो देखिए, उनके लिए जो है ये कोर्सेज हैं कि जनरल स्टडीज़ में जो है मेंस का क्रैश कोर्स है जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज कंटेंट मिलेगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में 300+ क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 डेली क्वेश्चंस मिलेंगे, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट बताया जाएगा। लेकिन उससे भी बेटर जो है वो है स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप, जहां पर आपको इन सब चीज़ों के साथ साथ 12 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और इसके साथ मेंटरशिप मिलेगी, दैट इज 1-on-1 मेंटरशिप विद द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब ये जो कोर्स है इसका प्राइस है 11,000, विज़ावी जो पुराना कोर्स है इसका जो प्राइस है दैट इज 6,000। नाउ बेस्ड ऑन वट एवर सूट्स यू मोर जो है आप यहाँ पर कोर्सेज को खरीद सकते हैं। इसके लिए जो है यू कैन रीच अस आउट एट दिस नंबर, एम आई क्लियर। और साथ ही साथ हमारे यहाँ स्लीपी क्लासेस पर जो हमारा यूएसपी है वो है हमारा करंट अफेयर्स कोर्स फॉर यूपीएससी 2023। ये जो कोर्स है यहाँ पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स प्लस मेंस एनालिसिस के साथ 6 डेज अ वीक जो है आपको डेली वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज जो है डिविजन रहते हैं ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपने एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक को भी सर्च करना हो उससे रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स आपको 1 क्लिक पर जो है मिल जाए। इसी के साथ साथ डेली पीडीएफ और मंथली कंपाइलेशन भी दिया जाता है और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो भी डिस्कस किए जाते हैं। चलिए, विद दैट सेड नाउ लेट अस बिगिन विद आवर प्रीलिम्स का प्रीमिक्स का सेशन। देखते हैं how many questions you attempt correctly this time. I'm just going to now give you a brief of the questions that you are going to see and then we will discuss those questions in detail. चलिए, so the first question that we have is regarding कि इनमें से कौन सा fundamental right जो है वो है part of right to freedom, राइट। आई विल गिव यू टाइम टू सॉल्व इट आफ्टर सम टाइम। अभी जो है आप सिर्फ क्वेश्चंस देख लीजिए। दूसरा है फ्रॉम द सेकंड चैप्टर जहां पर हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, यूनियन एंड टेरिटरीज की बात करते हैं। यहाँ पर जो है वो पूछ रहे हैं अगर इंडिया अपनी जो है टेरिटरी एक नेबर को जो है सीड करते हैं तो इनमें से कौन से आर्टिकल के अंडर जो है अमेंडमेंट होगा, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 368। अगेन यहाँ पर जो है आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, देन आई विल गिव यू टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। तीसरा आ जाता है, देखिए काफ़ी बार जो है बच्चों ने बताया था कि सी सैट में जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन जो है इस बार पैराग्राफ फॉर्मेट में ही दे देते हैं ताकि जो है सी सैट की भी जो है आपकी प्रैक्टिस साथ साथ में हर बार चलती रहे। अगर एक एक क्वेश्चन अगर आप हर बार एक एक क्वेश्चन को जो है ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो है ये एक पर्टिकुलर रिट का जो है डेफिनेशन दिया हुआ है, आपको बताना है ये इनमें से कौन सी रिट का डेफिनेशन है। एम आई क्लियर। चलिए, उसके बाद आ जाता है ये क्वेश्चन जहां पर जो है फंडामेंटल राइट्स से ही जो है क्वेश्चन लिया गया है।
क्वेश्चन बात कर रहा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड आर्टिकल 21 में मेंशन ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और गलत है। फिफ्थ ऑप्शन जो है वो है इंडियन सिटीजनशिप से रिलेटेड कि कब कब जो है किस किस केसेस में जो है लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप हो जाता है। चलिए अब यहां पर जो है पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस आएंगे। अब जो है आप यहां पर स्क्रीन पॉज कीजिए, क्वेश्चन मेरे साथ रीड कीजिए और फिर जो है अटेम्प्ट कीजिए और इसके बाद आगे की डिस्कशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज गारंटीड अंडर द राइट टू फ्रीडम। तो ऑप्शंस हैं राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू स्ट्राइक और इफेक्टिव बार्गेनिंग, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब यहां पर जो है आपको करेक्ट आंसर जो है बताना है। चलिए आई होप आपने यहाँ पर अपना स्क्रीन पॉज किया होगा और करेक्ट आंसर जो है फिल इन कर दिया होगा। चलिए बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर जो है राइट टू स्ट्राइक और इफेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो जो है राइट टू फ्रीडम का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए राइट टू फ्रीडम में कौन से आर्टिकल्स आ जाते हैं, 19 to 22 आर्टिकल आते हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर। कौन से हो जाते हैं, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, ये तो पार्ट हो गया आर्टिकल 19 के कुछ क्लॉजेस का ही, राइट। और उसके बाद आ जाता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आ गया आर्टिकल 22 के अंदर। लेकिन राइट टू स्ट्राइक और इफेक्टिव बार्गेनिंग, अब यहां पर जो है आपको सिर्फ माइंड लगाना था अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं भी पता। क्यों? क्योंकि देखिए राइट टू स्ट्राइक का क्या मतलब हुआ कि मैं जो है स्ट्राइक करने जा रहा हूं जब तक जो है, या इफेक्टिव बार्गेनिंग करने जा रहा हूं जब तक जो है मेरे मिनिमम वेजेस जो है इंक्रीज नहीं कर दिए जाते। अब अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के जो काम करने वाले लोग हैं वो ऐसे बोले तो लोगों का कितना नुकसान हो जाएगा, लोगों का तो राइट टू लाइफ खराब हो जाएगा। अगर लोग ऐसे राइट टू स्ट्राइक करके नेशनल हाईवेज हर बार जाम कर दें तो जो एम्बुलेंस ने वहां से क्रॉस करना है उन लोगों का क्या होगा। उसी तरह से अगर सपोजिटली एक साइबर क्राइम टीम जो है इंडिया की वो आकर बोले कि मुझे भी राइट टू स्ट्राइक करना है, मेरे पास भी इफेक्टिव बार्गेनिंग का राइट होना चाहिए, तो विल दैट नॉट इम्पैक्ट द राइट टू लाइफ ऑफ एवरीवन एल्स इन द कंट्री। सो जहां पर भी हम राइट बोलते हैं वहां पे हम बताते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड एंड दे आर क्वालिफाइड फॉर अ रीजन। वाई? बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि किसी एक का राइट टू स्ट्राइक के लिए जो है दूसरे का राइट टू लाइफ जो है मैं खराब कर सकती हूँ। इसीलिए जो है क्लियर हमें जो है पता होना चाहिए था कि अगर हम राइट टू स्ट्राइक की बात करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट टू स्ट्राइक जो है और बहुत सारे जेन्युइन केसेस में बाकी लोगों का राइट टू लाइफ, राइट, वो जो है उसको खराब कर देगा, राइट। किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, किसी को हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकता है, किसी को जॉब पे बहुत जल्दी पहुंचना हो सकता है, कोई हमारी नेशनल सिक्योरिटी को जो है ऐसे डेंजर हो सकता है, तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। अब ये आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से भी पता होना चाहिए। अब जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था तो तब जो है राइट टू स्ट्राइक जो है काफी ज्यादा न्यूज में आता था। उसी तरह जो है राइट टू स्ट्राइक और इफेक्टिव बार्गेनिंग का जो है एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, वो भी जो है आई एम होपिंग जो है आपको पता होना चाहिए था। नहीं पता तो चलिए आइए एक बार क्विकली जो है सारे फंडामेंटल राइट्स को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं दे आर इंश्राइंड इन पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 12 to 35 ये दिए हुए हैं। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एम आई क्लियर? यहाँ पर आपको राइट्स के आगे आर्टिकल नंबर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और आपके मेंस एग्जाम के लिए दोनों के लिए ही जो है बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, और आपको जो है ये आता होना चाहिए, याद होना चाहिए। बिकॉज जब आप मेंस में भी आंसर अटेम्प्ट करेंगे तब अगर आप उसका रेलिवेंट आर्टिकल लिखते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली राइट टू फ्रीडम के बारे में। इसमें कौन से आर्टिकल से पहले आ जाता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा के बारे में, और उसके अंदर 6 सब क्लॉजेस हैं। पहला क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यहाँ पर जो है इस बात को जो है आप स्टार मार्क कर लीजिए। तीसरा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन। चौथा, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पांचवा, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिक्स्थ, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ट्रेड और एनी ऑक्यूपेशन और बिजनेस विद इन इंडिया। फिर आ जाता है आर्टिकल 20 कि
सॉरी, देखिए क्या हो रहा है ना, काफ़ी बार जो है मेरे पास कैंडिडेट्स ही आकर कहते हैं कि मैम हम आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको मैं एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ कि जो आर्टिकल 20 है वो है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। देखिए किसी को भी जो है गिल्टी पाने से पहले आप क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे ना, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस होगा कि क्या वो गिल्टी पाए गए हैं या नहीं। कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस ऑब्वियसली क्या आएगा, पहले आएगा। अब अगर मैं चलूँ आर्टिकल 22 की तरफ, वो क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। पहले कन्विक्शन होगा तभी अरेस्ट एंड डिटेंशन होगा, राइट। तो आर्टिकल 22 पीछे आता है, तो इसलिए वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड। एम आई क्लियर, यहां तक का सब कुछ समझ में आ गया। चलो एक बार वापस चल के आर्टिकल 21 भी जो है याद कर लेते हैं। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। अब आप यहाँ पे मुझे बताइए ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है आया है। अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है तो आपको ये याद होगा। साथ ही साथ वर्ड ऑफ कॉशन फंडामेंटल ड्यूटीज में भी और डीपीएसपीज में भी जो है इससे रिलेटेड राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड क्या है, हमारे पास कुछ क्लॉजेस हैं। लेकिन एज जो है वहां पे एज ब्रैकेट्स डिफरेंट है। एज ब्रैकेट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, उससे भी जो है क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा डिराइव हो सकता है। उसके बाद क्यों राइट टू स्ट्राइक जो है इट इज़ नॉट अंडर राइट टू फ्रीडम, वो इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिसेंटली ट्रेड यूनियंस को बोला है कि उनके पास कोई गारंटीड राइट नहीं है टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर अ लॉकआउट। जो राइट टू स्ट्राइक है कैन बी कंट्रोल्ड बाय अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। Am I clear? सेकेंड जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इंडिया डिसाइड्स टू सीड टेरिटरी टू एनी ऑफ इट्स नेबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूज्ड बाय द पार्लियामेंट। अगेन यहाँ पे आप अपना टाइम लीजिए, ये क्वेश्चन को आंसर कीजिए और फिर जो है मैं इसका आपके साथ आंसर डिस्कस करूंगी। यू कैन पॉज द वीडियो नाउ। चलिए, आई एम होपिंग आपने वीडियो पॉज करके जो है आंसर मार्क कर दिया है। क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इंडिया डिसाइड करता है टू सीड टेरिटरी टू एनी ऑफ इट्स नेबर्स तो कौन सा जो है इनमें से क्लॉज यूज होगा। देखिए अगर अच्छे से पढ़ा था तो ये पता होगा कि आर्टिकल 2 किससे रिलेटेड है। आर्टिकल 2 तो रिलेटेड है जब कोई भी स्टेट को जो है हम पार्ट बनाते हैं, किसी भी एरिया को जो है हम पार्ट बनाते हैं ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। तो उसमें तो एडिशन की बात हो रही है, यहाँ पे तो देने की बात हो रही है। तो आर्टिकल 2 तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। फिर आर्टिकल 3 क्या है, विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया, जब हम एक पर्टिकुलर स्टेट का जो है एरिया चेंज कर देते हैं या कुछ और जो है इंक्रीज कर देते हैं या एक ही स्टेट में से जो है 2 डिफरेंट स्टेट्स बना देते हैं, ये है इंटरनल जो रीएडजस्टमेंट होती है वो होती है आर्टिकल 3। तो ये भी नहीं हो सकता। और आर्टिकल 368 इसीलिए भी होगा क्योंकि जब हम अपनी इंडिया की टेरिटरी किसी और को दे रहे हैं तो ऑब्वियसली स्केड्यूल्स याद कीजिए। आपको नहीं लगता कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ेगा, कौन से स्केड्यूल में अमेंडमेंट होगा ये भी आपको जो है मुझे बताना है। क्लियर? तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3, आर्टिकल 368 जो है इसका आंसर हो जाएगा। एम आई क्लियर? बट स्टिल जो है हम क्विकली क्या करेंगे, सारा कुछ जो है इस टॉपिक में रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए, बीइंग अ सोवेरियन स्टेट, इंडिया जो है कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी और सीड ओन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। जैसे कि मतलब क्या हो जाता है, सेसेशन के थ्रू या ऑक्यूपेशन के थ्रू या कॉन्क्वेस्ट के थ्रू या सब्जुगेशन के थ्रू, इन 4 तरीकों से इंडिया जो है फॉरेन टेरिटरी को क्या कर सकता है, एक्वायर भी कर सकता है और क्या कर सकता है, सीड भी कर सकता है, राइट। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या हो जाता है, एडमिशन करना, ये एस्टैब्लिशमेंट करना ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही है, यूनियन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। फिर आ जाता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या डील करता है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द स्टेट्स, जो मैंने आपको बताया था, डिमिनिश कर दो एरिया या विद इन द स्टेट्स जो है एक स्टेट से 2 स्टेट्स बना दो या 2 स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट बना दो, राइट। तो इंडियन टेरिटरीज को जब सीड करने की बात आती है तो वो कैसे हो सकता है, ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर आपने न्यूज़पेपर्स ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे कौन सा केस स्ट्राइक करना चाहिए था, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहां पे बांग्लादेश के साथ क्या हुआ था, लैंड एनक्लेव्स का ट्रांसफर हुआ था। तो जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इट वाज इनैक्टेड to give effect to acquiring of certain territories by India and transfer of certain other territories to Bangladesh in pursuance of that agreement, right। तो देखिए इस डील में क्या हुआ था, इंडिया ट्रांसफर 3 enclaves to Bangladesh while Bangladesh transferred 51 enclaves to India। जो सेटलमेंट हुआ था ऑफ द, अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, इससे भी जो है आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कंफ्यूज किया जा सकता है। क्या है कि जो सेटलमेंट होती है ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री जो है, इट डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। वो कैसे किया जा सकता है, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट ऑलरेडी है ना, तो सेसेशन तो नहीं होगा ऑफ एन इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री।
तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कब रूलिंग दिया था? इन 1969। एम आई क्लियर? चलिए अब थर्ड क्वेश्चन जो है इट्स अ सीसैट फॉर्मेट में, जैसे मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया है उससे जो है क्विकली पढ़कर आपने आंसर डिराइव करना है। पैराग्राफ में जो है आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा जो है रिट का जो है ऊपर पैराग्राफ में डेफिनेशन दिया हुआ है। पॉज द वीडियो, रीड द पैराग्राफ एंड लेट मी नो योर आंसर। चलिए आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है इट इज अ कमांड इशूड बाय अ कोर्ट। तो देखिए कमांड तो कोर्ट काफियों में इशू कर सकता है, तो फिर कोई भी हो सकता है। अथॉरिटी डायरेक्टिंग इट टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन इट बाय लॉ। तो फिर आगे का तो शायद पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। डायरेक्टिंग इट टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन इट बाय लॉ। प्रोहिबिशन और सर्जरी का क्या काम है? रोकना। ये क्या बोल रहा है कि आप ये काम कीजिए, राइट। और क्वो वारंटो का क्या काम है? क्वो वारंटो कहता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, आप ये काम कैसे कर रहे हैं, आप ये सीट पर कैसे बैठे हैं, आपकी ये सीट ही नहीं है, आपका ये ऑफिस ही नहीं है, ये आपकी अथॉरिटी ही नहीं है। तो पहली ही लाइन से क्या आ गया? आंसर आ गया। आंसर क्या हो गया? मैंडेमस। और अगर पढ़ा भी होता तो पहली लाइन से पता होता कि पब्लिक ड्यूटी इंपोज करवाया जाना बाय लॉ कौन करता है? इट इज डन अंडर द रिट ऑफ मैंडेमस। एम आई क्लियर? चलिए अब ऐसे करते हैं, सारी जो भी रिट्स हैं उनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को कौन से आर्टिकल के अंडर मिलती है रिट जुरिस्डिक्शन? आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट को कौन से आर्टिकल के अंडर? अंडर आर्टिकल 26, 226। और कितनी रिट्स इश्यूज हो सकती है? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चररी एंड क्वो वारंटो। ये रिट्स कहाँ से आई गई हैं? तो ली गई हैं इंग्लिश लॉ से, और इनको वहां पर क्या बोला जाता है? प्रेरोगेटिव रिट्स बोला जाता है। अब क्विकली बात कर लेते हैं मैंडेमस के बारे में। कमांड है इशूड बाय द कोर्ट है टू एन अथॉरिटी डायरेक्टिंग इट टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन इट बाय लॉ। मैंडेमस जो है कैन बी इशूड व्हेन द गवर्नमेंट जो है डिनाई कर देती है टू इटसेल्फ अ जुरिस्डिक्शन व्हिच इट अनडाउटेडली हैज अंडर द लॉ, या फिर जब जो अथॉरिटी है व्हिच इज वेस्टेड विद द पावर रिफ्यूज कर देती है आपका काम करने के लिए, राइट। तो जो फंक्शन ऑफ मैंडेमस है वो ये है कि वो पब्लिक अथॉरिटीज को जो है बताएं कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन में रहिए और जो काम आपको करना है, जो पब्लिक फंक्शन आपको सौंपा गया है, जैसे सपोजिडली अगर आपका काम है पासपोर्ट इशू करना तो आप पासपोर्ट टाइम पर इशू कीजिए, अगर आपका काम है ड्राइविंग लाइसेंस टाइम पर इशू करना तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है टाइम पर इशू कीजिए, राइट। मैंडेमस जो है कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी इन एनी टाइप ऑफ फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल एंड जुडिशियल। ये भी अपने आप में जो है एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। फिर मैंडेमस जो है इट इज यूज्ड टू इन्फोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय पब्लिक अथॉरिटी। ये जो है इट इज नॉट इशूड व्हेन द गवर्नमेंट इज अंडर नो ड्यूटी अंडर द लॉ। जब एक अथॉरिटी फेल कर जाती है इन इट्स लीगल ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट एन ऑर्डर ऑफ अ ट्रिब्यूनल, तो मैंडेमस जो है डायरेक्ट करती है टू डू सो। दस अगर एक कोई एपीलेट ट्रांसपोर्ट ट्रिब्यूनल है एक्सेप्टेड द एप्लीकेशन ऑफ द पिटिशनर कि हम जो है आपको परमिट देंगे, तो अब मैंडेमस जो है उसको इशू किया जाएगा कि आपने जो है अब तक की क्यों नहीं किया। मैंडेमस जो है इज बेसिकली इशू टू इन्फोर्स अ मैंडेटरी ड्यूटी विच मे नॉट नेसेसरली बी अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एम आई क्लियर? चलिए अब बाकी के जो है हेबियस कॉर्पस आ जाता है। हेबियस कॉर्पस में क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलता है प्रोड्यूस द बॉडी, वेयर इज द बॉडी। अगर किसी को भी जो है आपने डिटेन कर लिया है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो और आप बोल सकते हो कि मेरे इस पर्सन को जो है डिटेन कर लिया है, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को। तो फिर कोर्ट जो है अथॉरिटी से पूछेगा वेयर इज द बॉडी। वो हो गया हेबियस कॉर्पस। फिर आ जाता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है फॉरबिड करना। यहाँ पर हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को जो है प्रिवेंट करता है कि आप जो है एक्सीड ना करिए अपनी जुरिस्डिक्शन, या ऊपर वाले कोर्ट की जो है जुरिस्डिक्शन को जो है आप खुद से जो है असर्व जो है मत कीजिए। बेसिकली ये रोकता है कि आपको जो है ये काम नहीं करना। और ये कौन कौन इशू कर सकता है? अगेंस्ट जो है सिर्फ जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट ही जो है ये अथॉरिटी इशू की जा सकती है। ये नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज के अगेंस्ट जो है नहीं इशू की जा सकती। फिर आ जाता है सर्जरी। इसका क्या मतलब होता है? टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल कि या तो जो है आप वो केस जो पेंडिंग है वो मेरे पास दे दीजिए, या जो है जो आपने जजमेंट दिया है हम उसको क्या कर देंगे? स्क्वॉश कर देंगे। एम आई क्लियर? चलिए उसके बाद जो है आ जाता है इनमें क्वो वारंटो। क्वो वारंटो होता है बाय व्हाट इज योर अथॉरिटी। क्या वो अथॉरिटी है जो है वो आपकी ही है। ये कोर्ट इशू करता है टू इन्फोर्स द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। कल को जो है मैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाकर बैठ जाऊँ और कहूँ नहीं आज से मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगी, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जो है क्वो वारंटो के अंदर मुझे पूछेगा आपकी क्या अथॉरिटी है, आप कैसे बैठ गई हैं प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर। समझ आई बात सबको? चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है बात कर रहा है
ये चलिए, अब अगेन आई एम नॉट रीडिंग द क्वेश्चन, यू रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर. आई होप यू माइट हैव मार्क्ड द आंसर करेक्टली अभी तक. चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ड्यू प्रोसेस है लॉ का, वो प्रोवाइड करता है फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओनली. तो पढ़कर उल्टा लगा ना कि कुछ अलग बोल दिया. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या करता है? प्रोवाइड करता है जुडिशियल स्क्रूटनी अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. तो ये तो गलत हो गया. दूसरा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ प्रोवाइड करता है जुडिशियल स्क्रूटनी अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव. यहाँ पे भी उल्टा कर दिया, तो ये दोनों तो गलत हो गए, उल्टा कर दिया बिल्कुल. फिर आ जाता है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशंस द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ये तो ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 21 किसके बारे में बात करता है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. फिर मेनका गांधी केस आता है और सुप्रीम कोर्ट जो है बात करता है अबाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मूविंग अवे फ्रॉम द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. तो इसका क्या सही आंसर आ जाएगा? आंसर इसका आ जाएगा 3 ओनली. आई होप आप सबने जो है इसका सही आंसर मार्क किया है. चलिए अब क्विकली जो है सारा कुछ डिटेल में देख लेते हैं. तो देखिए आर्टिकल 21 जो है डिक्लेयर करता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. ये जो राइट है ये अवेलेबल है टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स. तो ये आपको अगेन याद रखना है कि दोनों को ही अवेलेबल है. फिर जो एक्सप्रेशन है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ वो डिफरेंट है फ्रॉम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन द सेंस कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पे चलती है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की क्या बात होती है कि जब वो बोलता है कि इट इज ये जो होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मीन्स अ लॉ दैट इज ड्यूली इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर इज वैलिड इफ इट हैज फॉलोड द करेक्ट प्रोसीजर. अब पार्लियामेंट जो है कोई भी लॉ बना दे जो बेसिकली जो है सही भी ना हो, जैसे कि फॉर इंस्टेंस वो बोले कि अगर रोड पे कोई गलत रोड खड़ी कर देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर कोई चालान नहीं लगेगा. लेकिन अगर पार्लियामेंट ने सही पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के साथ जो है इसको पास किया है तो फिर जो है वो लॉ अलाउड है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय. लेकिन अगर हम बात करें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलेगा कि नहीं, ये जो लॉ है ये तो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए. और फिर जो है वो बोलेगा कि यहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव को भी चेक करेंगे कि आप किस तरह का लॉ बना रहे हैं, लॉ का जो पर्पस है वो भी तो ठीक होना चाहिए, राइट. तो इन दिस द कोर्ट वुड असेस दैट वेदर देयर इज अ लॉ, whether the legislature is competent to frame the law, whether it had followed the procedure laid down. तो अगर टेक्निकली जो है सब कुछ सही है तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में जो है सब कुछ सही माना जाता है, राइट. तो यहाँ पर जो है अंडर दिस कॉन्सेप्ट वैलिडिटी ऑफ लॉ दैट हैज प्रिस्क्राइब्ड द प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ इज अनरीजनेबल. कि ये क्या बात बनी, गाड़ी कहीं पे भी खड़ी कर दो आपका कोई चालान नहीं होगा, अनफेयर या अनजस्ट. इफ पार्लियामेंट पासेस अ लॉ देन द लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन कैन बी टेकन ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स एंड प्रोविजंस ऑफ द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ऑन दी अदर हैंड जैसे मैंने आपको समझाया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो ना ही सिर्फ चेक करता है कि जो लॉ नॉट ओनली चेक्स इफ देयर इज अ लॉ टू डिप्राइव द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बट ऑल्सो टू सी इफ द लॉ इज फेयर, जस्ट एंड नॉट आर्बिट्ररी. रैंडम लॉ जो है नहीं होना चाहिए. एम आई क्लियर? तो अब ये देखिए यहाँ पर गोपालन केस आया था 1950 में. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है नैरो इंटरप्रिटेशन लिया था ऑफ आर्टिकल 21. Protection under Article 21 is available only against arbitrary executive action and not from arbitrary legislative action. But in Menka Gandhi case, Supreme Court overruled its judgment in the Gopalan case, AK Gopalan case, और wider interpretation लेकर इन्होंने क्या बात की? Due process of law के बारे में बात की. Am I clear? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आ गया है. लास्ट क्वेश्चन जो है आई होप सब लोग जो है सही से आंसर करें. लास्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल लीड टू द लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप फॉर एन इंडिविजुअल. अगेन पॉज द वीडियो हियर एंड आंसर द क्वेश्चन. तो आई होप आप सबने जो है क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा. क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इंडियन सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर करता है सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री तो यस हम जानते हैं फिर इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप है नहीं तो आपका क्या होगा, सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी. दूसरा, इफ द सिटीजन हैज शोन डिसलॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये भी बिल्कुल सही है. अगर आप डिसलॉयल होंगे टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो हम आपको अपना इंडियन सिटीजनशिप क्यों रखने देंगे. अगेन ये भी बिल्कुल ठीक है. इफ ही इज अ माइनर हुज पेरेंट्स हैव रिनाउंस्ड देयर इंडियन सिटीजनशिप. ये अब आपको पता होना चाहिए था कि हाँ ये ठीक है. अगर माइनर हैं तो फिर जो है इस केस में जो है अगर पेरेंट्स ने जो है सिटीजनशिप रिनाउन कर दी है तो माइनर की भी जो है अपने आप ही रिनाउन हो जाएगी. क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ही जो है उनका करता धरता है, उनके पास खुद का माइंड नहीं है, वो बड़े होकर जो है वापस से जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. वैसे भी अगर पहले दो पता थे अच्छे से तो फिर क्या हो जाता है, एलिमिनेशन से आंसर आ जाता.
एम आई क्लियर? तो चलिए एक बार जो है क्विकली क्या करेंगे, इसका भी जो है डिटेल पढ़ लेंगे। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब करता है 3 वेज ऑफ लूजिंग अ सिटीजनशिप। अच्छा, यहाँ पर याद रखना है इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वेज नहीं प्रोवाइड करता ऑफ लूजिंग अ सिटीजनशिप और एक्वायरिंग अ सिटीजनशिप। कहाँ मेंशन्ड है ये मेंशन है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कि वेदर एक्वायर्ड अंडर द एक्ट प्रियोर टू इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विज सॉरी 3 तरीके से आपकी जो सिटीजनशिप है उसका लॉस के बारे में बात करेंगे, रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन, राइट। रिनाउंसिएशन क्या हो जाता है, अगर सिटीजन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी जो है डिक्लेरेशन जो है देता है कि वो जो है अपना इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस करके किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। फर्दर व्हेन अ पर्सन रिनाउंसेस हिज इंडियन सिटीजनशिप, तो उनके जितने भी माइनर बच्चे होते हैं उनका भी सिटीजनशिप चला जाता है, लेकिन 18 साल के बाद जो है वो ये रिज्यूम करवा सकते हैं। टर्मिनेशन, अगर इंडियन सिटीजन जो है वॉलंटरली क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, तब भी वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर इंडिया किसी के साथ वॉर में है तो तब जो है ये चीज क्या होती है, अप्लाई नहीं करती। एंड में आ जाता है डेप्रिवेशन, अगर कंपल्सरीली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है आपका सिटीजनशिप कैंसिल कर दे, अगर आपने सिटीजनशिप बाय फ्रॉड ली हो या डिसलॉयल रहे हो आप कॉन्स्टिट्यूशन को, या सिटीजनशिप जो है अनलॉफुली जो है ट्रेड या कम्युनिकेट कर दिया हो सिटीजन होने के बाद विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर, या सिटीजन जो है हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, तरीके जिनसे आपको सिटीजनशिप मिलती है, उसके बाद जो है आपको जो है इम्प्रिजन कर दिया हो कंट्री में फॉर 2 years, या अगर सिटीजन होने के बाद आप ऑर्डिनरीली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया रहे हो फॉर 7 years कंटिन्यूसली, तो इस केस में भी जो है आपसे डिप्राइव करके सिटीजनशिप ले ली जाती है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड टुडे फॉर योर पॉलिटी प्रीमिक्स। आई होप दिस सेशन वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट रियली हेल्प्ड यू in gaining knowledge and in being more confident for your prelims examination. Thank you.